गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम। यूथ कंपटीशन टाइम में आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर शुरुआत हुआ है, बेसिक हेमाटोलॉजी। जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए हैं डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, एमएलटी का, और वो सोच रहे हैं कि जॉब की प्रिपरेशन कैसे हो, तो वो आकर के डेली कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर मार्क्स का गेन करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, रोमानोवस्की मेथड स्टैंड्स न्यूक्लाई। रोमानो रोमानोवस्की विधि केंद्रक को रंजित करता है। इसमें कलर कोड दिया गया है, कौन सा कलर? तो फर्स्ट है आपका रेड, जो कि नहीं होगा। दूसरा येलो, ये भी नहीं होगा। तीसरा है पर्पल, ये सही है। तो आपको सही का टिक करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन किया क्या जा रहा है, क्वेश्चन को समझ करके आपको फिर ऑप्शन पे देखना है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट मैंने बताया रेड गलत है, और येलो ये भी गलत है, पर्पल कलर ये सही है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? पहला है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो नहीं है, ये गलत होगा। दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसको समझिए कि इसका वर्क क्या है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसलिए इसको टर्मिनोलॉजी में हम लेते हैं एचडीएल को, ये हमारा गुड कंडक्टर, सॉरी, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो इसमें हम सही का मार्क करते हैं और बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, if a lavender top, red top, grey top and light blue top tubes are collected, मतलब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप ये ऑप्शंस को चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पूरी तरह समझना है, उसके बाद ही आप ऑप्शन के लिए जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनका कहना है कि यदि एक हल्का बैंगनी कलर ढक्कन, लाल ढक्कन, भूरा ढक्कन और हल्का नीला ढक्कन वाली नली में संग्रहित किया गया है, तो इसको रखने का क्रम क्या होगा? मतलब इसका सही क्रम क्या होगा? इन्होंने जिस क्रम में लिया है वो क्रम सही नहीं है, और इसका सही क्रम क्या होगा? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है आपका, दे कैन बी कलेक्टेड इन एनी ऑर्डर, मतलब ये लिए जा सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। किसी भी ऑर्डर का मतलब जो आपके हाथ में वायल पहले आया उसी में पहले में ले लिया, फिर जो जिस दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो वायल आपको पहले मिला उसमें आप लेते जाते हैं। इससे रिजल्ट क्या होगा? इससे हमारा वो स्पेसिमेन, वो ब्लड सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा, और जब हमारा ब्लड का सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा तो रिपोर्टिंग सही होगी नहीं। इसलिए हमको ध्यान देना है कि कंटामिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, इसलिए पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, लेवेंडर टॉप पहले लेंगे, रेड टॉप लेंगे, फिर ग्रे टॉप, लाइट ब्लू। अब इस तरह से लेते हैं तो भी ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, और ये प्री एनालिटिकल एरर में आएगा। तो प्री एनालिटिकल एरर आपको नहीं करना है, आपको स्पेसिमेन का कलेक्शन सही तरीके से करना है। इसके लिए हमें लेना है, पहले से रेड टॉप में लेंगे जिसे बोलते हैं एसएसटी, सीरम सेपरेटेड ट्यूब। दूसरा लाइट ब्लू टॉप, जिसे आप वो स्काई ब्लू कह सकते हैं। स्काई ब्लू जो होता है वो होता है सोडियम साइट्रेट। तीसरा लेवेंडर टॉप, जिसे बोलेंगे आप ईडीटीए। और चौथा ग्रे टॉप जो होगा यहाँ पे फ्लोराइड, जिसको फ्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो ऑर्डर ऑफ ड्रा है
ये सही है, बाकी का ये भी गलत है। इस तरीके से हमें अपने आप को ध्यान देना है। कलेक्शन हमारे लैब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि लैब में अगर आप कलेक्शन का कार्य सही ढंग से नहीं हुआ, स्पेसिमेन कलेक्शन में एरर आपने कर दिया, तो किसी भी कंडीशन में रिपोर्ट सही नहीं हो सकता है। इसलिए प्री एनालिटिकल एरर बिल्कुल भी ना हो। और ये प्री एनालिटिकल एरर की अगर हम बात करें, लैब में टेस्ट परफॉर्म होने से पहले का जो एरर होता है, मतलब कलेक्शन के ड्यूरेशन, जो आपके माध्यम से एरर हो रहा है, वो प्री एनालिटिकल एरर कहलाता है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ड्रा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडिकेटर यूज्ड इन complement fixation test consist of मतलब पूरक स्थिरीकरण परीक्षण के लिए प्रयुक्त इंडिकेटर बना है। किसका भैया? इसमें किसका है? फर्स्ट देखेंगे रैबिट खरगोश के आरबीसी का, नहीं बिल्कुल गलत होगा। मंकी आरबीसी का, ये भी गलत होगा। ह्यूमन आरबीसी, ये भी गलत होगा। इसमें होगा सीप आरबीसी का ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अंडर आइडियल conditions, blood collected in CPDA can be stored। मतलब आदर्श अवस्था में CPD का जो संग्रह किया गया है रक्त का, उसका कितने दिन का टाइम पीरियड होता है? तो पहला इसमें 14 डे, ये गलत है। 21 डे बिल्कुल गलत है। ये 24 डे, ये भी गलत है। तो क्या होगा? ये CPD आपका, सीपीडी जो है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये आपका 35 डे तक प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है। इसलिए आपका डी 35 डे सही आंसर है। उसके बाद क्रायोप्रेसिपिटेट की मात्रा है, मतलब द कंटेंट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट। अब इसकी बात करें हम, तो इसमें हमारा कौन सा फैक्टर फॉलो होता है? तो ध्यान रहे, फैक्टर हमारा जो इसमें ए दिख रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, और दूसरा भी गलत है। तीसरा 8 फैक्टर फॉलो होता है, ये सही है। सेवन क्वेश्चन को हम देखते हैं। फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डायटमस सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम, मतलब डाइटम्स के परीक्षण के लिए सिंपल कहाँ से लिया जाता है? इसमें पहला बोन मैरो, बोन मैरो से ही लिया जाता है, ये पहला सही होगा। ब्लड से तो बिल्कुल नहीं होगा, और टिश्यू से तो ये हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और एपिथेलियल सेल से भी नहीं होगा। तो इसमें पहला सही है आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा से। डाइटम्स के परीक्षण के लिए सैंपल लिया जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा, बोन मैरो से। ईडीटीए इज, ईडीटीए क्या है? आपका ईडीटीए क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अ प्रोसीजर विधि। क्या ये प्रोसीजर विधि है? तो भैया सीधी सी बात है, ईडीटीए हमारा क्या है? एंटी कागुलेंट है, और एंटी कागुलेंट है, ये कोई प्रोसीजर तो है नहीं। जब कोई प्रोसीजर नहीं तो हमारा पहला गलत होगा। अब दूसरे की बात करें, एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक कोई इंस्ट्रूमेंट से साधन है जिसके माध्यम से कोई टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा दूसरा भी गलत होगा। तीसरा है एन एंटी कागुलेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में बतला दिया कि क्या है, एक एंटी कागुलेंट है, तो ये सही होगा। और ये बिल्कुल गलत।
9वां क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कलर कोड फॉर EDTA वैक्यूटेनर इज। मतलब वैक्यूटेनर कलर कोड EDTA का क्या है? कहने का मतलब EDTA वायल का कलर कोड क्या है? किस कलर से पहचानेंगे कि यह आपका EDTA का वैक्यूटेनर है? तो कलर के लिए इसमें आपका 4 ऑप्शन आया हुआ है। पहला है पर्पल। अब EDTA का पर्पल ये सही है क्योंकि EDTA का जो कलर होता है वो उसका वायल का टॉप जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। दूसरा है ब्लू। ब्लू तो नहीं कहेंगे, उसको स्काई ब्लू बोलेंगे। स्काई ब्लू का जो होता है वो सोडियम साइट्रेट होता है। और फिर तीसरा कलर ऑप्शन इसमें दिया है आपका ये ब्लू कलर होगा तो गलत होगा क्योंकि पर्पल कलर आपका डिटेक्ट होगा। तीसरा इन्होंने जो ये रेड कलर दे रखा है, रेड कलर को अभी इसके पहले मैंने बता रखा है ऑर्डर ऑफ ड्रा बताते समय आपने सुना होगा और देखा होगा कि जो रेड कलर होता है उसको मैंने बताया SST, सीरम सेपरेटेड ट्यूब। तो जब वो सीरम सेपरेटेड ट्यूब आपका रेड कलर है तो डीटीए का तो कोई चांस ही नहीं होता, ये भी गलत है। और बात करेंगे हम फोर्थ, ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर का दो ही होता है, एक हल्का ग्रीन एक होता है डीप और डार्क, दो मैटर होता है। इसमें लिथियम और हिपेरिन कहा जाता है जो कि ये बिल्कुल भी आपका एडीटीए नहीं है। और इसलिए सीधा सीधा है कलर कोड फॉर एडीटीए वैक्यूटेनरीज, इसमें आपका पर्पल सही है। 10th क्वेश्चन को देखेंगे हम, पढ़ते हैं पहले। विच स्टैन इज यूज्ड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा है सही जो हिस्टोपैथोलॉजी में यूज किया जाता है? पहला हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, ये सही होगा। बाकी मैथिलीन ब्लू और इयोसिन गलत है। और मैथिलीन ब्लू एंड सैफोनिन ये भी गलत है। और आपका हिमेटॉक्सिलिन एंड सैफोनिन ये भी गलत है। तो चारों में सही क्या होगा आपका? हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। 11th नंबर क्वेश्चन है, विच माइक्रोटोप इज यूज्ड फॉर कटिंग द पैराफिन टिश्यू ब्लॉक। मतलब यहाँ पे समझना होगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे है विच माइक्रोटोम, कौन सा माइक्रोटोम इज यूज्ड यूज किया जाता है कटिंग द पैराफिन टिश्यू, पैराफिन टिश्यू को कटिंग करने के लिए इसमें से कौन सा आपका यूज होगा? फर्स्ट है आपका स्लाइडिंग माइक्रोटोम, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्योंकि स्लाइडिंग माइक्रोटोम जो होता है स्टूडेंट्स, ये हिस्टोपैथोलॉजी में पतले पतले स्लाइस के रूप में ट्रिम करने के लिए मशीन होता है, उसके लिए यूज होता है। और जो रोटरी माइक्रोटोम है ये आपका तो यूज नहीं होगा, ये भी गलत है। और इसमें क्रायोस्टेट माइक्रोटोम, अब इसको बात करेंगे क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है बचा आपका? लास्ट में डी है, होता किससे? बेस और स्लेन से, ये आपका सही होगा। अब 12वां क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सीरम ग्लूकोज फास्टिंग लेवल। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है आज शुगर का। लगभग 60 से 70% लोग पेशेंट हैं शुगर के अपने भारत में। तो उनमें एक होता है शुगर का टेस्ट कराना है, फास्टिंग कराना है और पीपी कराना है, रैंडम कराना है और कुछ तो एचबीएवएनसी भी कराते हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है कि नॉर्मल सीरम ग्लूकोज, वो भी क्या? फास्टिंग का रेंज पूछा जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट है ए 40 से 60, तो ये बिल्कुल गलत है। 40 से 60 भैया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा, ये तो गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा 60 टू 100, ये आपका सही है क्योंकि 120 से 140 बिल्कुल नहीं, क्योंकि फास्टिंग हमें पूछा जा रहा है, ना कि हमें पीपी पूछा जा रहा है या रैंडम पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी गलत होगा। 70 से 120 ये गलत होगा। ओवरऑल फास्टिंग नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें ना, तो 60 से 100 mg पर डेयल होता है।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट मीन्स POCT। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट नहीं है? तो अब इसमें हम देखेंगे हमारे चार ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट सीरम कोलेस्ट्रॉल, तो ये हमारा सही होगा। ABG एनालिसिस, ये गलत है। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी गलत है। और सीरम ग्लूकोज तो गलत है। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है मैजिक बुलेट्स आर। मैजिक बुलेट क्या है? अब मैजिक बुलेट क्या है? इसमें फर्स्ट आपका आ रहा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। भैया क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। क्योंकि बुलेट की बात हो रही है। बुलेट करता क्या है? बुलेट मार करता है और खत्म करता है। और जो हमारा ये आपका वैक्सीन होता है, ये धीरे धीरे करके प्रोसेस पे होता है। और ये बुलेट जो होता है वो इमीडिएट एक्शन लेता है। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तीसरा आ रहा है कीमोथेरेपी ड्रग्स फॉर कैंसर। यह आपका सही होगा। रीजन क्या है? पहले आपका ये मैजिक बुलेट जो था स्टूडेंट्स सिफिलिस डिजीज के लिए था। सिफिलिस के लिए था, जिसको फर्दर डायग्नोस हम VDRL के थ्रू करते हैं, उसके लिए था। लेकिन वो आगे चल करके कैंसर के लिए कर दिया गया। कैंसर सेल होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो सेल हमारे अपने लिए कार्य करते हैं, हमारे इम्यून पावर के लिए कार्य करते हैं, उनके बीच में जो कैंसर सेल होता है, उन पे ये बुलेट अपना वार करता है और कैंसर सेल को समाप्त करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। और लास्ट में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा इसमें सी है कीमोथेरेपी ड्रग्स फॉर कैंसर। कैंसर के लिए मैजिक बुलेट यूज करेंगे। ये हमारा कीमोथेरेपी ड्रग्स के लिए कैंसर पेशेंट के लिए होता है। 15 नंबर है आपका हैम्स फ्लूइड इज यूज्ड फॉर। हैम के द्रव का उपयोग किया जाता है। अब वो स्टूडेंट्स आप DMLT के स्टूडेंट्स हैं, BMLT के हैं, BSc MLT के हैं, जिसके भी हैं, तो आपने लैब में टेस्ट किया होगा RBC। RBC को न्यूबार चेम्बर से आप देखते हैं और WBC को भी न्यूबार चेम्बर से देखते हैं। RBC का टर्क फ्लूइड बना करके आप न्यूबार चेम्बर को चार्ज करते हैं। जो टर्क फ्लूइड यूज होता है, वो टर्क फ्लूइड जो होता है हमारा हैम्स फ्लूइड ही होता है। इसलिए अब उसमें 2 चीज़ें मैंने बताया, एक आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी काउंट करने के लिए हम हैम्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका सही है और बी नंबर गलत और सी भी गलत है। और नॉन ऑफ दिस, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इनमें से एक तो सही हो ही चुका है। तो इसलिए आपको जब भी कभी क्वेश्चन आता है, चाहे इंटरव्यू में आए या फिर आपका एग्जाम में आता है, तो ध्यान देना हैम्स फ्लूइड की जब भी बात आएगी, हैम्स फ्लूइड के थ्रू हम आरबीसी को काउंट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन स्पेशल स्टैनिंग यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अ रेटिकुलोसाइट। भैया रेटिकुलोसाइट क्या है? रेटिकुलोसाइट्स के माध्यम से हम इमैच्योर सेल को काउंट करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि कौन सा स्टेनिंग होता है। पहला है नेगेटिव स्टेनिंग, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर रिग्रेसिव स्टेनिंग, ये भी गलत होगा। इसमें क्या होगा? सुपरवाइटल स्टेनिंग, ये आपका सही रहेगा। 17 question. The following parameter can be determined by
ऑटोमेटिक सेल काउंटर एक्सेप्ट निम्नलिखित परिसीमा को छोड़कर स्वतः कोशिका संख्याओं द्वारा ज्ञात होता है। भैया इनका कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी लिखा है इनकी सीमा में कौन सा अपने आप कोशिका की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला है रेड सेल काउंट, बिल्कुल गलत होगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं होगा तो बचा क्या आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएसआर। ये सार इसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसकी रीडिंग आपको 1 आवर्स में किया जाता है। तो इसका 17 का आंसर होगा आपका लास्ट डी नंबर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। द आरएनए containing red cell as compared to a mature red cell is, मतलब परिपक्व लाल कोशिका की तुलना में आरएनए युक्त लाल कोशिका होती है, अधिक होता है, कम होता है, या समान माप का होता है, या उपयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भैया सीधी सी बात है, आरएनए कंटेनिंग जो होता है इसके कंपैरिजन में ये अधिक होता है, और ये आपका गलत है। बाकी के तीनों गलत हैं, इसमें आपका लार्जर होगा, अधिक होगा। द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का ये नॉर्मल पीएच क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ध्यान देंगे। इसमें फर्स्ट है ए नंबर पे 7.15 टू 7.25, ये तो गलत होगा। 7.45 टू 7.55 ये भी गलत होगा। सी है आपका 7.35 टू 7.45, ये आपका सही होगा। बाकी ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.20 से 7.30। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ सीरम बिलोरुबिन इज, मतलब सीरम बिलोरुबिन क्या है? ये एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पैरा है। बिलोरुबिन जिसको जॉइंटिस डिजीज होता है, जॉइंटिस के लिए ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। जब जॉइंटिस के लिए बिलोरुबिन होता है, इसमें डायरेक्ट बिलोरुबिन, टोटल बिलोरुबिन और इनडायरेक्ट बिलोरुबिन। तो हम इसमें कह रहे हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलोरुबिन। सीरम बिलोरुबिन का नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होता है? 0.2 टू 1.0, ये सही है। 0.5 टू 1.6 गलत। 1.0 टू 18 ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं सही। और 0.10 से 0.80 नहीं, इसमें आपका फर्स्ट ए ऑप्शन सही होगा, 0.2 टू 1.0 mg पर dl। 21 क्वेश्चन को ध्यान देंगे। इसमें दिया है मैच द एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन एंड ब्लड कलेक्शन विथ अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ एक्सपायरी, मतलब ये ए बी सी डी ये चार दिए हैं, चारों का अप्रोप्रिएट मीन्स उचित टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम तक इसको यूज में ले सकते हैं प्रिजर्वेशन के थ्रू, और कब वो एक्सपायर होता है, क्योंकि सबका एक अपना एक लाइफ स्पैन होता है। ह्यूमन है तो उसका भी लाइफ स्पैन होता है, वो कब तक जीवित रहेगा। और इसमें हमारे जो है इसका भी एक लाइफ स्पैन है। पहला हम देखेंगे क्या, एसीडी और सीपीडी, चाहे आप एसीडी समझे चाहे उस सीपीडी, बातें एक ही है। अब इसमें क्या है कि इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इसमें 21 डेज, ये तो सही है। आपका एसीडी या सीपीडी का आपका देखिए अगर हम, तो टाइम पीरियड्स हमारा
क्या होना चाहिए एक्सपायरी का, तो इसमें हम ध्यान देंगे आपका 21 डेज, ठीक है। ये सेकंड आ रहा है आपका बी, हिपैरिन। हिपैरिन को देखेंगे, हिपैरिन का टाइम पीरियड क्या होता है। अगर हम देखें बी हिपैरिन का, तो हिपैरिन के लिए हमें करना क्या है, इसको देखना है कि टाइम पीरियड्स इसका 48 आवर्स का होता है, 48 आवर्स। और सीपीडी का देखेंगे 35, क्योंकि सीपीडी का इसके पहले मैं बता चुका हूँ। सीपीडी के बारे में टाइम पीरियड्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसे हमने 35 डेज का बताया था कि इसका टाइम पीरियड जो होता है 35 डेज का होता है। अब उसके बाद बचता हमारा लास्ट है डी, जिसमें है ब्लड बैग्स, रक्त की थैली। रक्त की थैली को कितने टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो है क्या, 2 इयर्स तक। 2 साल तक हम ब्लड बैग्स को संभाल के प्रिजर्वेशन के थ्रू रख सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा हमारी ये ऑप्शन से सही है। पहला है, ए को हमने मिलान किया 21 डे, ठीक है। तो इसमें ए में देखेंगे, पहला ए आपका ए का फर्स्ट हो रहा है आपका 21 डेज, ठीक है। सेकंड बी का, इधर बी का 4 में आया आपका 48 आवर्स, ये सही हो रहा है। फिर उसके बाद में आपका सी का आ रहा है कितना, कौन सा, सी का आ रहा है 2, तो सी का मिलान हुआ है किससे, 2 से, मीन्स 35 डे, 35 डे, तो ये सही है। और डी का जो है 3 से हुआ है, सो डी का 3 से हुआ है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। बाकी इसको ये दोनों गलत है। एक बार हम फिर से समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, समझना है क्वेश्चन क्या-क्या आ रहा है। ये हमारे इतने सारे सॉल्यूशन हैं, ये सारे सॉल्यूशन का एक निश्चित टाइम पीरियड्स है, कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। तो हम एक-एक को देखेंगे, पहला हमारा ए है, एसीडी और सीपीडी, 2 में से एक बोलेंगे आप, एसीडी या सीपीडी। अब इसका जो है टाइम पीरियड्स कितना है, 21 डेज़। तो हमने ए को हमने बता दिया फर्स्ट, यहाँ पे ए में आपका मिल रहा है, क्योंकि हमने ए को पहले से मिलान कर दिया है, यहाँ पे ये मिल रहा है। दूसरा बी है, बी हिपैरिन, और बी हिपैरिन को हमने 4th से मिलान किया है, 48 आवर्स। तो ये देखिए आपका बी का 4 है, तो ये इतना तो सही है। और फिर उसके बाद हम सी देखेंगे, सी सीपीडी, सीपीडी का अगर हम बात करें, तो सी का हमने मिलान किया 35 डे से, तो सी में देखिए दूसरा 35 डे पे है, ये भी सही है। और लास्ट है आपका डी, डी का 3 से मिलान है, डी का 3 से मिलान आया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं 2 इयर्स, मतलब कि ब्लड बैग का जो एक्सपायरी टाइम होता है वो आफ्टर 2 इयर्स ही होता है, इसलिए ये सही है, बाकी के सारे गलत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, which of the following anticoagulants prevent the conversion of prothrombin to thrombin? निम्न में से कौन सा स्कंदन रोधी है जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के रूप में रूपांतरण को रोकता है? तो इसमें पहला क्या है, पोटेशियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट गलत है ये। दूसरा है सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट आपका सही है, क्योंकि इसके लिए हम जो सैंपल लेते हैं वो सोडियम साइट्रेट में ही लेते हैं। हिपैरिन आपका गलत होगा, सोडियम फ्लोराइड ये फॉर ग्लूकोज के लिए होता है, इसमें आपका बी नंबर जो है सोडियम साइट्रेट, ये आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग white blood cells act as scavengers when they engulf and digest pathogens? निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं
मतलब इनमें से कौन सी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं जो रुधिर कोशिकाएं रोग जनकों को निगलने और पचाने के दौरान सफाई का कार्य करता है। मतलब जो बचे होते हैं सेल डबरीज, उसको सफाई का काम इनमें से कौन करता है? तो सीधी सा है, सबसे पहला ही है आपका मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का कार्य क्या होता है? जो भी हमारा सेल डेब्रिश होता है, मतलब जो भी हमारा श्वेत रुधिर कोशिका रोगजनकों को निगलने और पचाने के बाद के समय में जो भी होता है सारे के सारे को वो इनगल्फ करने का काम माइक्रोफेज ही करता है, इसलिए ये सही है। टी सेल्स गलत होगा, बी सेल्स भी गलत है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल पूर्णतया गलत है। 24 क्वेश्चन है आपका। सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा mainly because of the absence of, मुख्यता की अनुपस्थिति के कारण सीरम प्लाज्मा से अलग होता है। मतलब सीरम और प्लाज्मा से अलग होने के लिए कौन सा कॉज है, कौन सा कारण है? इसमें फाइब्रिनोजिन है, एल्बुमिन है, या ग्लोबुलिन है, या आयरन है। तो ध्यान रहे कि सीरम निकलता कब है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। सीरम कब निकलेगा? जब हमारा ब्लड क्लॉट होगा। जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो सीरम निकलेगा नहीं, और जब सीरम नहीं निकलेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? उसमें हमारा सीरम की जगह पर होल ब्लड में क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है। तो इन्होंने क्या कहा है? सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा mainly बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, मतलब प्लाज्मा के एब्सेंस में क्या है इसमें? फैब्रिनोजिन। फैब्रिनोजिन ही कारण है जो ब्लड को क्लॉट करता है। और जब ब्लड क्लॉट होता है, जब ब्लड क्लॉट होता है, तब आपका ब्लड से सीरम सेपरेट होता है। इसलिए फाइब्रिनोजन सही है, बाकी ये गलत है, और ग्लोबुलिन भी गलत है, आयरन भी गलत है। 25 क्वेश्चंस है। होल ब्लड सैंपल इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब संपूर्ण रक्त नमूने को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है भैया इसमें से? अल्कोहल किया जाता है, या ब्लड किया जाता है, या लीड किया जाता है? तो होल ब्लड से तो अल्कोहल भी हो जाएगा, और इसलिए ये नहीं सही है। और ब्लड पीएच भी हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं सही है। लेड भी हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं सही है। ऑल ऑफ द एबव, मतलब हो तो तीनों जाएंगे, इसलिए हमारा डी जो है ऑल ऑफ द एबव ये सही है, क्योंकि होल ब्लड सैंपल के थ्रू ये तीनों का आपका डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव ये सही है। अब हम क्वेश्चन 26 को देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम इज बाय। अब स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया का जो स्टेरिलाइजेशन होता है कंटेनिंग सीरम इज बाय, किससे कंटेनिंग करेंगे? सीरम युक्त संवर्धन माध्यम का विसंक्रमण किया जाता है। कैसे किया जाता है भैया इसमें? ऑटोक्लेव से। अगर हम बात करें ऑटोक्लेव से, तो ऑटोक्लेविंग से तो गलत हो जाएगा। और माइक्रोस्पोर फिल्टर से ही सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से तो बिल्कुल नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का काम तो सेपरेशन का होता है, सेपरेट करने का होता है। गामा रेडिएशन का इसका कहीं रोल ही नहीं है। और माइक्रोस्पोर फिल्टर ये आपका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है। A peripheral blood smear must be prepared from, मतलब परिधीय रुधिर एम्पियर बनाया जाना चाहिए। किससे बनता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? स्टूडेंट्स याद रखें बच्चों, जब आप लैब में काम करते हैं तो सीबीसी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सीबीसी का टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में जरूरत पड़ने पे हम उसको स्लाइड को
में बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं स्टैंड करने के लिए, वो स्लाइड हम किस ब्लड से बनाते हैं? मतलब स्लाइड बनाने के लिए, कहने का मतलब पेरिफेरल एम्पियर बनाने के लिए आप कौन से ब्लड को यूज़ करते हो? क्या वो सैचुरेट पे होता है? बिल्कुल नहीं होता। भैया सैचुरेट ब्लड से तो आपका क्या टेस्ट होगा? उससे आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, एपीटीटी हो जाएगा। बहुत होगा तो डी-डाइमर होगा। लेकिन अगर उससे बात करें हम स्लाइड बनाने की तो स्लाइड हमारा इससे नहीं बनता है, इसलिए गलत होगा। और दूसरा है क्या ऑक्ज़िलेटेड ब्लड, ऑक्ज़िलेटेड ब्लड से बिल्कुल भी नहीं, इससे भी नहीं होगा। हेपेरानाइज़्ड ब्लड बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या है ईडीटीए ब्लड क्योंकि भैया मैंने भी जस्ट बताया सीबीसी के रन करने के बाद में आप क्या करते हैं स्लाइड बनाते हैं। जो स्लाइड बनाते हैं तो भाई सीबीसी रन करते हैं दोनों बातें आ रही है। स्लाइड बनाने के लिए हमारा होल ब्रेड की नीड होती है और होल ब्रेड हम लेते किसमें हैं? लेते हैं उसको ईडीटीए में। इसलिए ईडीटीए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर क्या है 28 क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसी इज कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी भक्षण क्रिया में सक्षम है? भैया ये 4 दे रखा है इन्होंने, 4 आपका डीएलसी के दे रखे हैं, डीएलसी के चारों है इसमें, बेसोफिल है, स्नोफिल है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल। इसमें से कौन-सा सही होगा? बेसोफिल तो बिल्कुल नहीं सही होगा, ये गलत है। स्नोफिल, एसोफिलिया तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स का, तो लिम्फोसाइट्स भी नहीं होगा और यहाँ पे सही होगा न्यूट्रोफिल। मतलब इसमें से भक्षण का जो फाइगोसाइटोसिस में सक्षम है वो है आपका डी का ये न्यूट्रोफिल। द कंपोनेंट्स ऑफ होल ब्लड आर संपूर्ण रुधिर का घटक है। इनमें से क्या संपूर्ण रुधिर का घटक क्या है? भाई कहने का मतलब संपूर्ण रुधिर मतलब होल ब्लड का घटक मतलब ये सारे इनमें से कौन ऐसे हैं जो होल ब्लड में मिलता है? होल ब्लड में इनमें से कौन-कौन सी चीजें हमें मिलती हैं? ये समझना होगा क्या हमारे होल ब्लड में मतलब होल ब्लड हम किस में लेते हैं? ईडीटीए में लेते हैं। क्या ईडीटीए के थ्रू हम इरेथ्रोसाइट्स देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। प्लेटलेट देख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या प्लाज़्मा देख सकते हैं? भई होल ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारा प्लाज़्मा सेपरेट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसमें से सभी सही है। तो ये गलत और आपका जो डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव ये सही है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ब्लड क्लॉट्स द फ्लूइड दैट रिमेन्स आफ्टर सेपरेशन ऑफ द क्लॉट इज कॉल्ड। या आप क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िए। जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में ये ऑप्शन नहीं आएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है क्योंकि रटने जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें ऐसे समझने का कॉन्सेप्ट होता है। बुक्स को लेंगे हमारे बुक्स को लेंगे सारे सब कुछ बुक्स में आपको इनरोल मिलेगा। उसको आप रट सकते हैं। साथ में अगर जब वीडियो देखते हैं तो आपको रटने जैसा नहीं रहेगा। वीडियो में वो चीज़ें जो आपके बुक्स में है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा मैटर। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहेगा उसमें। तो जैसे अभी व्हेन ब्लड क्लॉट्स फ्लूइड दैट रिमेन्स आफ्टर सेपरेशन ऑफ द क्लॉट इज कॉल्ड। जब रक्त जमता है तो जमने के बाद अलग होने वाले तरल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मतलब ब्लड को जब क्लॉट हो जाता है, ब्लड को जब क्लॉट हो जाता है, तो उसमें जमने के बाद उसको क्या कहा जाता है? पहला है प्लाज़्मा, दूसरा सीरम, तीसरा बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। इसमें से आपका क्या सही रहेगा? तो भैया सीधी-सी बात है जब ब्लड आपका क्लॉट हो गया है, क्लॉट होने के बाद मतलब पढ़िए व्हेन ब्लड क्लॉट्स ब्लड जब क्लॉट्स हो जाता है, द फ्लूइड दैट रिमेन्स
मतलब जो फ्लूइड में जो बचता है आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद, तो क्या कहा जाता है? प्लाज़्मा कहा जाता है, सीरम कहा जाता है या फिर इनमें से कुछ नहीं कहा जाता या फिर दोनों कहा जाता है? तो उसमें आपका दोनों कहा जाता है, सी नंबर सही होगा। प्लाज़्मा भी सही होगा और आपका सीरम, दोनों सही होगा। ओके, टुडेज़ क्लास एंड्स और इस तरीके से हम आपको डेली का डेली 30-30 क्वेश्चंस या अराउंड 40 क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। अगर कुछ भी किसी भी तरीके से आपको डाउट्स लगता है, कोई जानकारी है, तो आप इसमें आप कमेंट करके क्वेश्चन करेंगे, तो उसके आंसर हम आपको देंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी जिस तरह से आप बदलाव चाहते हैं, वो अपना ओपिनियन दीजिएगा। आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू यू। तो प्लीज़ फॉलो youth competition time forever. Best of luck of your exam.